हेलो फ्रेंड, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लैब क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम ओबीजी के बारे में डिस्कस कर गए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो है फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट कर चुके थे, और जो आज अपना टॉपिक जो रहने वाला है वो है हमारा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जो आज का टॉपिक है काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ से, और काफ़ी ब्रॉड एरिया कवर करता है ये, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो अपना है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, पहले समझो। इसमें दो वर्ड हैं, पहला है गैमेट और एक है जेनेसिस। मतलब गैमेट, अब जो गैमेट एंड जेनेसिस, गैमेट्स का मतलब होता है ह्यूमन गैमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ। और ह्यूमन गैमेट्स जो है वो आपके दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है मेल गैमेट्स एंड सेकंड होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इसका मतलब है प्रोसेस या फिर मैच्योरेशन, जिसके द्वारा मैच्योरेशन होता है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा स्पेशलाइज सेल गैमेट्स, कौन कौन से, मेल में जो होता है वो गैमेट्स क्या है आपका स्पर्म, एंड फीमेल में जो गैमेट्स है वो है आपका ओवम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ह्यूमन गैमेट्स दो प्रकार से होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स है उसमें स्पर्म आते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स में उसमें आपके ओवम आता है, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ह्यूमन गैमेट्स, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज सेल ऑफ मेल गैमेट्स में कौन सी स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स में कौन सी ओवम का मैच्योरेशन होता है या डेवलपमेंट होता है, उससे बोलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन बात करूं मैं अगर, तो डेफिनेशन इसी के वर्ड में है। कैसे? जैसे यानी कि मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑफ ह्यूमन गैमेट में कौन कौन से आपके, मेल की बात करते हैं तो कौन से स्पर्म, प्लस अगर फीमेल की बात करते हैं तो कौन से आपके ओवम, ठीक है। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन गैमेट्स, मेल में बात करते हैं तो स्पर्म और फीमेल में ओवम, जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को अपन ने नाम दिया गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स कौन कौन से थे आपके, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। ये आपकी इसकी डेफिनेशन के मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, या ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा फीमेल में तो ओवम का और मेल में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, उसे अपन ने नाम दिया क्या, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसी गैमेटोजेनेसिस के अंदर अपन आगे बात करते हैं इसके, तो स्पर्म इन मेल डेवलप कैसे हुआ, ओवम इन फीमेल डेवलप कैसे हुआ, यानी कि इस गैमेटोजेनेसिस के अंदर अपन ये बात करेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। अपन पहले दो है, पहला तो है ओवम का डेवलपमेंट, ठीक है, ओवम, एंड सेकेंड स्पर्म, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत ओवम का क्या होता है, मैच्योरेशन प्लस डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज oogenesis, ठीक है। अगर मैं फीमेल के अंदर बात करूं तो फीमेल के अंदर ओवम का मैच्योरेशन होना प्लस डेवलपमेंट होना, इसी को अपन ने नाम दिया oogenesis। यानी कि oogenesis की वो प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है। स्पर्म के अंदर बात करते हैं अपन, यानी मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स के अंदर इनका मैच्योरेशन होना प्लस डेवलपमेंट होना इज आल्सो नोन एज
जेनेसिस। बात को समझो कैसे। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो गैमेट्स जो होते हैं ह्यूमन गैमेट्स, उनका होता है डेवलपमेंट। फीमेल के अंदर ओवम का और मेल के अंदर स्पर्म का। ओवम का मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट होना, इसी को अपन ने नाम दिया oogenesis। प्लस मेल के अंदर इनका मेल गैमेट्स का मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट होना, उसी को नाम दिया अपने स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि मैं बात करूं अगर गैमेटोजेनेसिस की, तो इसी प्रोसेस के अंदर दो अलग प्रोसेस चलती हैं, पहली oogenesis, सेकंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अपन इन दोनों को अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं oogenesis के बारे में, यानी कि फीमेल गैमेट्स के बारे में। ठीक है, इतना याद रखना कि गैमेटोजेनेसिस, जो गैमेट्स अपन बोलते हैं, वो गैमेट्स दो स्पेशल सेल को बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल में होती है ओवम एंड मेल में होती है स्पर्म, इतना ध्यान रखना। उसके बाद जो ये प्रोसेस है डेवलपमेंट की, ठीक है, उसी के नाम के आधार पर इसको नाम दिया गैमेटोजेनेसिस नाम दिया। अपन अब पहले बात करते हैं oogenesis के बारे में। ठीक है, oogenesis, इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन एक ही बनेगी, मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेट, मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेट इट नोन एज oogenesis। अब फीमेल गैमेट मैंने एक वर्ड लिखा है, फीमेल गैमेट, इसका मतलब अगर वो आपको ये दे दे कि फीमेल गैमेट्स का मैच्योरेशन या बोलते ओवम का मैच्योरेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं आना, क्योंकि फीमेल गैमेट्स को अपन क्या बोलते हैं, ओवम। क्लियर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, तो oogenesis। अगर वो ऐसे पूछ ले कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, तब भी oogenesis ही है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको वहां कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो खाली ओवम बताया था, ये ध्यान रखना फीमेल गैमेट्स ही क्या है, ओवम। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट के बारे में प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काफ़ी एरिया कवर करती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आए भी हैं कि इस का कैसे होता है, प्लस वहाँ से काफ़ी एरिया कवर किया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, इस प्रोसेस को सबसे पहले अपन एक फ्लो डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, जो फ्लोमेटिक डायग्राम है उसमें समझते हैं अपन oogenesis की प्रोसेस को। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं oogenesis के बारे में। ठीक है, यॉर्क सैक, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यॉर्क सैक बाद में काफ़ी अलग से क्लास होगी इसकी जब पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि एट द जो थर्ड वीक तक ये यॉर्क सैक डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये यॉर्क सैक डेवलप होता है और फिर एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, ठीक है, ये यॉर्क सैक जो है वो अपने अंदर एक जर्म लेयर को जन्म देता है, उसी को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव जर्म लेयर एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। ये वीक ध्यान रखना क्योंकि ये यॉर्क सैक थर्ड वीक तक डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, ये बाद में भी आएगा कि ये कुछ यहाँ से पूछा भी गया है कई बार कि यॉर्क सैक कितने वीक पे डेवलप हो जाता है, तो वो थर्ड वीक पे डेवलप कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ये यॉर्क सैक अपने अंदर एक जर्म लेयर को जन्म देता है। ठीक है, जर्म लेयर को जन्म देता है और ये जर्म लेयर जो है आपकी क्या होती है, प्रिमिटिव जर्म लेयर। पहले एक बात समझ लो, ये जो प्रोसेस बता रहा हूं मैं, जो oogenesis प्रोसेस है, ये oogenesis की जो प्रोसेस है वो आपकी ड्यूरिंग गेस्टेशन एज के दौरान ही स्टार्ट हो जाती है एट द थर्ड वीक के टाइम पे। यानी कि जब फीमेल चाइल्ड गेस्टेशन एज में होता है, ठीक है, उसी दौरान ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं ये प्रोसेस स्टार्ट, कोई पूछ ले कि ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जब फीमेल चाइल्ड होता है, ठीक है, वहां पर यॉर्क सैक बनती है थर्ड वीक पर, और थर्ड वीक के लास्ट में ये एक जर्म लेयर को जन्म देती है। इसको अपने नाम दिया क्या, प्रिमिटिव जर्म लेयर।
प्रिमिटिव जर्म लेयर। ये प्रिमिटिव जर्म लेयर एंड ऑफ 4th वीक, ये जो प्रिमिटिव जर्म लेयर है ये एंड ऑफ 4th वीक पे जो है एंटर करती है गोनोइड रिड्स। यू वेल वेरी नॉलेज, जिन्होंने क्लास ली होगी पहले ओवेरी का मैंने डेवलपमेंट बताया था, और डेवलपमेंट में बताया था कि ओवेरी का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, गोनोड रिड्स। ठीक है, और ये यानी कि अब ये जो है जो प्रिमिटिव जर्म लेयर है ये गोनोड रिड्स में एंटर होती है कितने वीक के बाद, एट द एंड ऑफ 4 वीक। ठीक है, वहां पर अगर मैं इसको एक लाइन बोल दूं कि ओवेरी है, क्यों, क्योंकि ये इसका डेवलपमेंट जो ओवेरी डेवलपमेंट भी कहाँ से होता है, यहीं से होता है, गोनोइड रिड से। हमारी प्रीवियस क्लास में जो ऑर्गन क्लास थी उसमें मैंने वेरी एक्सप्लेन कर चुका है, काफी ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है कि ओवेरी डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये गोनोइड रिड्स है, यहाँ पर ये एंटर करती है प्रिमिटिव जर्म सेल, और यहाँ ये बनाती है ओगोनिया, या फिर इसको नाम दिया प्राइमरी oocyte। ठीक है, वापस देखो, यॉर्क सैक बना 3rd वीक पे, और 3rd वीक के अंत में उसने एक प्रिमिटिव जो जर्म लेयर थी उसको जन्म दिया, उसको अपन ने नाम दिया प्रिमिटिव जर्म लेयर। और ये प्रिमिटिव जर्म लेयर जो है वो 4th वीक के एंड पे गोनोड रिड्स जो होते हैं उसमें एंटर करती है। जो गोनोड रिड्स है वो आगे जाकर के क्या बनाते हैं, आपका ओवेरी का डेवलपमेंट करते हैं, और ओवुलेशन जैसे प्रोसेस होती है क्या है ओवेरी के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या बनाते हैं गोनोरिड्स, और वहां पर एंट्री होते ही ये क्या बना लेते हैं प्राइमरी oocyte, या बोलते हैं oogonia। ठीक है, प्राइमरी oocyte और oogonia जो है, अगर मैं बात करूं इनकी संख्या के बारे में, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा, क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जामिनर कि सबसे ज्यादा oogonia, या फिर बोल दे कि प्राइमरी oocyte कितने वीक पर प्रेजेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, एट 20 वीक पर इनकी संख्या 5 से 7 मिलियन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, तो आप बोल सकते हो 50 से 70 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में आपके कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, या क्वेश्चन यहां से वो मिलियन ना दे करके ऐसे बोल दे 50 लाख से 70 लाख, तब भी आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 20 वीक पे सबसे ज्यादा संख्या होती है किनकी, प्राइमरी oocyte की या oogonia की। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर ने बताया था oogonia और प्राइमरी oocyte एक ही है। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ oogonia तो माइटोसिस डिवीजन करती हैं, और कुछ प्राइमरी oocyte जो है एंटर करती हैं किसमें, मियोसिस डिवीजन में। ठीक है, कुछ प्राइमरी oocyte माइटोसिस करती हैं और कुछ क्या कराती हैं, मियोसिस कराती हैं। मियोसिस यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेल डिवीजन में काफी जो थी प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज और मेटाफेज, ऐसे ही यहां पर भी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट तो कर देती हैं, लेकिन ये जाकर के प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो जाती हैं। प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के यह मियोसिस जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ये अरेस्ट हो जाता है। अब बात आती है, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे, वो आपको दे दे प्रोफेज की किस फेज में अरेस्ट हुई है, तो प्रोफेज की जो डिप्लीटिंग फेज है उस फेज में ये अरेस्ट हो जाती हैं जाकर के, और यहां पर ये कंटिन्यूसली अरेस्ट होती रहती हैं, और ये यहीं पर ही अरेस्ट रहता है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, यानी खाली अरेस्ट हुआ है कहां पर, प्रोफेज की फर्स्ट में भी, और प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन से फेज में, डिप्लीटिंग फेज में। ओके, इसके बाद मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं इस साइड से। ठीक है, यहां प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी में, डिप्लीटिंग फेज में,
और ये यहाँ पर अरेस्ट होती जाती है और ये एट जब बर्थ होता है बेबी का, एट बर्थ पे जो इनकी संख्या है, जो इनकी संख्या करीबन जो है एट द बर्थ टाइम पे, जैसे यहाँ पर जो डिप्लीटिंग फेज में अरेस्ट होती है, क्योंकि अब ये तो डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी oocyte बनती रहेगी कंटिन्यूअस, जैसे जैसे डिवीजन होता रहेगा तो ये अरेस्ट होती रहेंगी प्रोफेज फर्स्ट में, और होते होते ये कितने अमाउंट में यहाँ अरेस्ट हो जाती है, वो है आपकी करीबन नहीं तो 20 लाख प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है। किस फेज में? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लीटिंग फेज में। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि यहां पर 20 लाख हुई कब? जैसे ही बेबी बर्थ हुआ, जैसे ही बेबी जो फीमेल चाइल्ड है बर्थ हुआ, यानी कि अब बेबी के पास 20 लाख प्राइमरी oocyte अटकी पड़ी है प्रोफेज की डिप्लीटिंग फेज में। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, प्यूबर्टी एज आती है, और ये फिर जो मियोसिस जो फर्स्ट है आपका एट द ये 20 लाख जो संख्या है वो प्यूबर्टी तक घट करके 40,000 से 4 लाख तक रह जाती है, क्योंकि हर डिवीजन में आगे ये जो प्राइमरी oocyte है डिग्रेड होती रहती है, बनती रहती है वापस। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि भाई ठीक है यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि एट द बर्थ पर जो फीमेल चाइल्ड है उसके पास कितनी प्राइमरी oocyte है, तो आपको ध्यान रखना ये 5 से 7 मिलियन तो कितनी वीक पे थी आपकी? 20 वीक पे थी। इसमें 3 या 4 डाटा ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। 20 वीक पे कितनी थी? 5 से 7 मिलियन या 50 से 70 लाख प्राइमरी oocyte एट द बर्थ। जब फीमेल चाइल्ड बर्थ हुआ उस टाइम पे कितनी थी? 20 लाख, क्योंकि कुछ आगे टूट जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सभी अपना सहयोग देती हैं। क्लियर? 20 लाख थी, अब 20 लाख यानी कि अब ये भी तो आगे जाके कम होंगी जैसे 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 फीमेल चाइल्ड की एज बढ़ती जाती है। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है तो वहां पर प्यूबर्टी पर उसके पास प्राइमरी oocyte की संख्या कितनी रह जाती है? 40,000 से लेकर के 4 लाख तक रह जाती है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपका ये जो मियोसिस फर्स्ट जो अटका हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होकर के ये क्या बनाता है? आपके सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और एक पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, यहां तक। उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंड मियोसिस में एंटर होती है, मियोसिस सेकेंड में, और ये जाकर के यहां पर भी ये मेटाफेज में जाकर के फिर अरेस्ट हो जाती है, और अरेस्ट ही रहती है जब तक कि स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर देता। अगर मैं पूछूं कि पूरी oocyte की प्रोसेस में मियोसिस कितनी बार हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो एक बार ही हुआ है मियोसिस, जो कब कंप्लीट हुआ था? प्यूबर्टी के टाइम पे। सेकंड मियोसिस यहीं पर ही अरेस्ट रहता है मेटाफेज में जब तक कि ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हो जाता, उसके बाद सेकंड मियोसिस कंप्लीट होता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद यहां पर जो है आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर आपकी एक तो आपकी ओवम बनता है और दूसरा आपका सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, अब इसको एक बार इमेजिन करो, जैसे यॉक सैक बना, और यॉक सैक बनने के बाद जैसे ही 3rd वीक पे यॉक सैक कंप्लीट हो चुका, 3rd वीक पे यॉक सैक बन चुका होता है। अब जैसे ही 3rd वीक का एंड होता है तो यॉक सैक जो है वो क्या करता है? वो अपने में से ही क्या करता है? एक जर्म लेयर को ये जन्म देता है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? प्रिमिटिव जर्म लेयर। ठीक है, ये प्रिमिटिव जर्म लेयर 4th वीक के एंड पे, जैसे 4th वीक खत्म होने को आता है उसी दौरान ये कहां एंटर करती है? गोनोइड रिड्ज में, जिससे किसका निर्माण होता है? ओवेरी का। उसमें एंटर करती है और एंटर होकर के वहां पर इसको नाम दिया क्या? ओगोनिया प्राइमरी oocyte इसने बनाए। वहां से प्राइमरी oocyte कुछ तो माइटोसिस डिवीजन करती है, समसूत्री विभाजन, और कुछ करती है मियोसिस डिवीजन।
ठीक है। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट यहाँ स्टार्ट होता है प्राइमरी oocyte से, और ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट की भी किस में? डिप्लीटिन फेज में। उसके बाद यहीं से जो है ये जब तक अरेस्ट रहता है तब तक की जो प्यूबर्टी नहीं आ जाती है, जब तक ये अरेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ से आगे प्रोसेस चलती है, जैसे ही एट द बर्थ, जैसे फीमेल चाइल्ड जो है डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद वहां पर क्या होता है कि उस टाइम जब 20 वीक पर था तो उसके पास कितने थे? 5 से 7 मिलियन जो है प्राइमरी oocyte थी, लेकिन जैसे बेबी फीमेल चाइल्ड बर्थ हुआ उसके पास 20 लाख प्राइमरी oocyte हैं। तो यहाँ पर बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद जैसे ही एट प्यूबर्टी आती है, यानी कि मतलब मेनार्की स्टार्ट हुई, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, तो उसमें हमने बताया था कि कुछ हार्मोनों का रोल होता है, FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी प्रीवियस क्लास में जाके देख लेना उसके क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमने बता रखा है, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट मेनार्की स्टार्ट हुई, फर्स्ट मेनार्की स्टार्ट होते ही इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, जैसे ही FSH आता है उसकी प्रेजेंस में जो है आपका ये जो है आपके जो फॉलिकुलर सिम्बो क्या होती है? मैच्योर होती है, और क्या करती हैं? अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कंप्लीट करके आगे चलती हैं। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है प्यूबर्टी पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हुआ तो वहां पर सेकेंडरी oocyte बनी और एक पोलर बॉडी बनाई, और सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे सेकेंड मियोसिस डिवीजन करती है, और ये जाके कहाँ अरेस्ट हो जाती है? मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाती है। और ये मेटाफेज में अरेस्ट जब तक रहती है तब तक इसको स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर देता। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो सेकंड कंप्लीट नहीं होता, यहीं पर अरेस्ट रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उसके बाद एक जो सेकंड मियोसिस होगा उसमें से एक तो बनेगा ओवम और एक बनेगी सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। ये थी आपकी oogenesis प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें कुछ आई हुई जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहीं से कवर करते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक बार बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। साथ में ही इसके कुछ की पॉइंट है वो देख लो एक बार, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, अपन बात करते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस उनसे प्रोसेस में थे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसके बारे में बताएंगे। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम प्राइमरी oocyte एट 20 वीक्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एट 20 वीक्स सबसे ज्यादा प्राइमरी oocyte कब होते हैं? 20 वीक पे। कितने होते हैं? 5 से 7 मिलियन। ओके, ये क्वेश्चन हर बार आया है, पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, प्राइमरी oocyte में या oogonia क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक बार आप वापस से रिकॉल करो, मैंने कहा था समसूत्री विभाजन होता है प्राइमरी oocyte तक। तो समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम आधे होते हैं क्या? नहीं होते, ऐसे रहते हैं। तो कितनी रहेगी? वही 46। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। ये प्राइमरी oocyte थी या oogonia, कितने थे? क्रोमोसोम 46 थे। उसके बाद हम बात करते हैं एट बर्थ पर जो oocyte है प्राइमरी जो एट बर्थ पर जो प्राइमरी oocyte है उनकी संख्या कितनी होती है एट बर्थ पर? मैंने बता रखा है 20 लाख होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट प्यूबर्टी पर प्राइमरी oocyte कितनी रहती है आपकी? 40,000 से 4 लाख तक रहती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। अपन बात करते हैं कि फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट जो कब हुआ था आपका? प्राइमरी oocyte से स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। और ये स्टार्ट, फिर अरेस्ट कहाँ हुआ था, अरेस्ट कहाँ हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट में। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो आपको तो वहां ऑप्शन दे रखा होगा आपको डिप्लीटिन, क्योंकि ये प्रोफेज की 4 फेज होती है, उनमें से ये फेज है एक डिप्लीटिन फेज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद सेकंड मियोसिस, ठीक है, सेकंड मियोसिस आपका जो है अरेस्ट कब हुआ था, किस में हुआ था, मेटाफेज में। और ये कंप्लीट कब हुआ था, फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट हुआ था आपका, एट द प्यूबर्टी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इस oogenesis प्रोसेस का रीजन ही क्या था, इसका एम, इसका जो एम, इसका उद्देश्य क्या था कि प्रोसेस स्टार्ट हो। इसका एक ही एम था, टू हैप्लॉइड ऑफ नंबर क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या को आधा करना। अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी oocyte में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो मियोसिस सेकेंडरी oocyte तक कंप्लीट हो चुका था, इसका मतलब 23। क्लियर। ये थे क्वेश्चन जो इसमें से आए हुए हैं, चाहे भले ही आप टारगेट हाई, प्यारा अदब, जो भी इंग्लिश बुक में उठा के देख लेना, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो अपन ने देखा है ये अपनी कंप्लीट होता है oogenesis प्रोसेस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।